Okay, so now we are continuing with what? The water in the atmosphere. ठीक है, so it is part of the hydrological continuum only. ठीक है, इससे पहले we have already completed the multi-purpose projects, the dams and the rainwater harvesting. अब इस पे आ जाओ, देखो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, तो जितने आराम से पहले कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करोगे, उनके बीच में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उतनी जल्दी वो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आएंगे. सेकंड चीज, इस वाले सेक्शन के अंदर द स्टेटमेंट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, दे आर कंप्लीटली इंपॉर्टेंट. वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन सिंगल और वन और टू फैक्ट्स. पूरी की पूरी स्टेटमेंट को प्रॉपरली दिमाग में रखना है ताकि तुम आंसर कर सको. तो अगर इस वाले सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं तो स्टेटमेंट्स दी होंगी, उन स्टेटमेंट्स को रीड करके उनको देखना पड़ेगा कि यार ये प्रॉपरली ठीक भी है नहीं. उसको करने के लिए पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए. नंबर वन, स्टेटमेंट पूरी अच्छे से तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इट इज रिटन देयर. ठीक है, अब यहाँ 2-3 बार ये बात बता दिया मैंने तुमको रिगार्डिंग दिस एरिया, तो लेट अस ट्राई टू डू इट प्रॉपरली. ठीक है, हम बात कर रहे हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर की. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं है. इट इज बेसिकली इन विच फॉर्म? इट इज इन द वेपर फॉर्म. तो वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. नाउ वाटर वेपर इज अर्थ्स मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, विच ट्रैप द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ठीक है, उसको ट्रैप कर लेती है. तो मोस्ट अबंडेंट अगर ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? इट इज वाटर वेपर. अबंडेंट अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. प्रॉब्लम्स कौन देती है? प्रॉब्लम्स देती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सीडेड लेवल्स. ठीक है, नॉर्मल अमाउंट में हमें जरूरत है ग्रीन हाउस गैसेस की, समझ रहे हो, टू कीप द अर्थ वार्म. नहीं तो 24 आवर्स में ऐसे 12 आवर्स में अर्थ घूमेगी, तुम बैक साइड में जाओगे नाइट वाले टाइम पे, और सुबह इधर जब टर्न करोगे तो फिर कुल्फी मिलेगी. ठीक है, आइसक्रीम. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट? द वाटर वेपर. तो वाटर वेपर क्या कर रहे हैं? दे आर एब्जॉर्बिंग द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. नंबर वन. ठीक है, इट इज हैविंग अ वेरिएबल कंपोनेंट. वेरिएबल कंपोनेंट का मतलब लार्जेस्ट अमाउंट में इक्वेटर पर प्रेजेंट है, लार्जेस्ट अमाउंट में इक्वेटर पर प्रेजेंट है. बट एज यू गो टूवर्ड्स द पोल, इसका जो कंपोनेंट, इसका जो परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर, दैट डिक्रीजेस. हीट कम है, हीट कम है तो एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर भी कम होगा. ठीक है, इट इज प्राइमली फाउंड इन विच लेयर? It is found in the troposphere, the first layer near the Earth's surface. It acts as a vital heat trapping gas. ये हमने देख लिया. ठीक है, ड्राइज इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट वेदर पैटर्न्स होते हैं, लाइक क्लाउड्स इसकी वजह से फॉर्म होते हैं, देयर इज प्रेसिपिटेशन. एवरीथिंग इज रिलेटेड विद व्हाट? द वाटर वेपर. ठीक है, अब वाटर वेपर की इंपॉर्टेंस फिक्स होगी हमारे माइंड में. वाटर वेपर इंपॉर्टेंट है. अब उसके रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल टर्म्स देखते हैं. जो वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ठीक है, अब इसको हमेशा ऐसे इमेजिन करना कि दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, यानी गैसेस. ये गैसेस हैं, ये पूरा का पूरा एयर है. ठीक है, अब इस एयर के अंदर वी हैव वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या बताया था? वाटर इन द गैसियस फॉर्म, ये वाटर वेपर प्रेजेंट है. ठीक है, अब कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है? तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, दिस इज नोन एज व्हाट? ह्यूमिडिटी. दिस इज नोन एज ह्यूमिडिटी. वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन एयर. अब इस ह्यूमिडिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में है ये वाटर वेपर एयर के अंदर कितना प्रेजेंट है? हम उसको कैसे बता सकते हैं? द एक्चुअल अमाउंट,
ठीक है। और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हमने ये एयर का एक पार्सल ले लिया, इस पार्सल में कुछ वेपर प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या बोलेंगे भाई इसको? इट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। इट इज द वेट ऑफ द वाटर वेपर। अब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन देख रहे हैं। वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। मैंने एक क्यूब ले लिया। क्यूब क्यों लिया? वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए। इसके अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसका वेट, उसका वेट। तो दैट विल गिव मी व्हाट? इट विल गिव मी द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। सोच के देखो, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, ऐसे करके मैंने एक क्यूबिक मीटर बना लिया। 1 मीटर की जिसकी साइड है, क्यूबिक मीटर बना लिया। इसके अंदर कितना प्रेजेंट है? मान लो इसके अंदर कुछ ग्राम्स में वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है। तो दैट विल गिव मी व्हाट? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। सिंपल सी तुम्हारे लिए बात। ये एयर का पार्सल है, इस एयर के पार्सल में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है? दैट इज व्हाट? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द वाटर वेपर। इस एयर ने इस वाटर वेपर को होल्ड कर रखा है, अपने पास रोक रखा है। ये कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है? इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन इट्स टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? एयर का टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर। द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। जो एयर है उसका क्या टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये खुद सोच के देखो तुम, थिंक अबाउट इट। अगर मैं एयर को वार्म कर दूंगा, अगर मैं एयर को वार्म कर दूंगा, हीट दे दूंगा, तो वो एयर एक्सपैंड कर जाएगा। तो अगर एयर एक्सपैंड कर गया तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं एयर को कंडेंस कर दूंगा, ठीक है, एयर थोड़ा सा पास पास में आ जाएगा, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो एयर की कितनी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो अलग अलग जगहों पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी डिफर करेगी। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है। सिंपल सी बात है। हवा में अपने आसपास देखो, व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट इज, खुद से पता चल जाएगा कि हवा में वाटर वेपर है या नहीं है ज्यादा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है। नेक्स्ट, the percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature is known as relative humidity. Now we are dealing with the second concept, which is the relative humidity. ठीक है। अब सोच के देखो, थिंक अबाउट इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड को याद रखना है। ये एक एयर का पार्सल लिया मैंने, दिस इज द पार्सल ऑफ द एयर। इस एयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है एयर का टेम्परेचर? 20 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर क्या ये एयर कुछ वाटर वेपर को होल्ड करेगा? कुछ वाटर वेपर को ये होल्ड करेगा। अच्छा, इसके पास कुछ वाटर वेपर है, ठीक है, लेकिन इस टेम्परेचर पर इसकी कैपेसिटी और ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो वी आर डीलिंग विद विच वर्ड? वी आर डीलिंग विद द वर्ड कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। कितना अमाउंट प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू इट्स की कैपेसिटी? अगर आपके पास 10 बॉल्स आप अपने हाथों में होल्ड कर सकते हो, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 ही है, तो 2 तो अभी है ना, होल्ड कितनी कर सकते हो? ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। हाँ,
तो दैट इज नोन एज व्हाट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी. आपके हाथ में 2 बॉल्स हैं लेकिन आप 10 होल्ड कर सकते हो. अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो एक परसेंटेज निकल कर आएगी 20%। कि भाई मैं पूरे का इतना ही होल्ड कर रहा हूं, पूरी कैपेसिटी का मैं इतना होल्ड कर रहा हूं एट अ गिवन टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि तुमको पता है अगर मैंने ये चेंज कर दिया तो कैपेसिटी भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो चेंज हो जाएगी. जाएगी। अगर कैपेसिटी चेंज होगी, कैपेसिटी पे क्या डिपेंड करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी. हम्म, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड हम्म, करता है. मुझे एक बात बताओ, क्या कैपेसिटी के ऊपर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? ना. इट इज जस्ट द अमाउंट व्हाट इज प्रेजेंट. कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है. तो अभी बोल्स वाले एग्जाम्पल में अगर बिल्कुल बिना मैं कोई परसेंटेज ना इधर उधर की बात ना करूं तो सिंपल क्या है? 2 इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. 2 इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. 10 कैपेसिटी है, परसेंटेज निकालने पर जाएंगे तो वी विल गेट 20% मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया बेसिक्स में. तो एब्सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट. रिलेटिव इज कि आप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके पास कितना है. एंड कैपेसिटी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द एयर टेम्परेचर. ठीक है. When the change of air temperature, the capacity to retain moisture increases or decreases, and the relative humidity is also affected. अगर मैं एयर का टेम्परेचर चेंज करूंगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाएगी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो उतनी ही रह रही है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट. अगर मैं एक सर्टेन लिमिट्स को क्रॉस ना करूं तो उस केस में कह रहा हूं मैं. ठीक है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज हो जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? It is greater over the oceans and least over the continents. It is greater over the oceans and least over the continents. कैसे? इस लाइन का मीनिंग देख लो. और मैं तुम्हें फिर दोबारा बता रहा हूं, ऐसे करके ये हर लाइन जो दे रखी हैं, ये सभी लाइन ऐसे माइंड में सेट होनी चाहिए. इतने नंबर ऑफ टाइम्स इनको इतनी बार पढ़ना. ठीक है. Relative humidity is greater over the oceans and least over the continents. क्या मीनिंग हुआ इसका? ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज द एरिया ऑफ द लैंड एंड दिस इज द ओशन. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या था? प्रेजेंट अपॉन कैपेसिटी. प्रेजेंट अपॉन कैपेसिटी. गिवन टेम्परेचर पे दोनों जगह क्या है? ठीक है. एक तो लैंड जो है वो ज्यादा तेजी से इट विल हीट अप. एक्चुअली में टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूं टेम्परेचर का. इसमें टेम्परेचर का ज्यादा लेना देना नहीं है जब हम इसको इस लाइन को देख रहे हैं तो. ठीक है. अब इस लाइन को तुम देखो आराम से. यहां पर कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है, यहां पर कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है. किस जगह पर वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट होगा? ओशन के ऊपर ज्यादा प्रेजेंट होगा. वाई? बिकॉज ऑफ सोर्स ऑफ वाटर. वाटर। ज्यादा इवेपोरेशन होगा. ज्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन होगा. और ज्यादा वाटर वेपर ऐड हो जाएगा. ठीक है. यहां पर वाटर वेपर क्या है? कम है. यहां पर वाटर वेपर क्या है? ज्यादा है. यहां पर वाटर वेपर कम है. अगर हम ये मान के चलें कि दोनों जगह की कैपेसिटी सेम है तो विच विल हैव रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो इसकी ज्यादा निकल कर आएगी ना, क्योंकि तुम देख रहे हो, मान लो इसके पास 50 है, इसके पास 10 है, और इन दोनों की कैपेसिटी 100 कैपेसिटी है. कैपेसिटी कितनी है? 100.
तो इसकी क्या निकल कर आएगी? 10/100 इंटू 100। इसकी कैसे आएगी? 50/100 इंटू 100। ऐसे ही निकल कर आएगी। इसकी तो 10 आ जाएगी, इसकी 50 आ जाएगी परसेंटेज। ठीक है। सो बेसिकली वाई देर इज मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओवर द ओशंस? बिकॉज द सोर्स ऑफ water. Assertion and reason. Statement 1 and statement 2. ठीक है। The air containing moisture to its full capacity. तुम अपने हाथों में 10 बोल होल्ड कर सकते हो। You can hold 10 balls in your hands. And you are holding 10 balls in your hand. Air containing moisture to full capacity at a given temperature, the air is said to be saturated. जितनी कैपेसिटी एयर की है उतना ही मॉइस्चर उसके अंदर है, वो एयर क्या कहलाएगा? दैट एयर विल बी नोन एज सैचुरेटेड एयर. It means that the air at a given temperature is incapable of holding any additional amount of moisture. और मॉइस्चर ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखना. एग्जाम्पल देखो. जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और आपको स्वेटिंग होती है तो स्वेट इजिली ड्राई ऑफ नहीं होता. क्यों नहीं होता? एयर में पहले से ह्यूमिडिटी है. आपका स्वेट इवेपोरेट होगा, जाएगा कहां? एयर तो सैचुरेटेड है. अगर हवा चले तो सैचुरेटेड एयर हट जाएगा, अनसैचुरेटेड एयर आ जाएगा, तब जाकर वो कहीं हो सकता है. इसलिए फैन ऑन करने की जरूरत है. आई कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा? ठीक है. हाँ, ये वाला अपना काम हो गया. द टेम्परेचर एट विच सेचुरेशन अकर. अब मैं एक बार दोबारा एक बात को रिपीट कर देता हूं. कोई एयर है एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान से देख लेना, ये एक ही बार लिखा है. एयर है एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज होल्डिंग सम वाटर वेपर, और ये अपनी कैपेसिटी के 100% पहुंच चुका है. दिस इज नोन एज सैचुरेटेड एयर. यस और नो? यस सर। जिस जिस टेम्परेचर पर कोई एयर सैचुरेटेड एयर बन जाता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी एयर सैचुरेटेड एयर बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट बोलेंगे. दैट टेम्परेचर विल बी नोन एज ड्यू पॉइंट. तो हर एयर का ड्यू पॉइंट होगा जिसमें वो कंप्लीट फिलअप हो जाएगा. आप जब कोई एयर ड्यू पॉइंट पर है, इसका मतलब वो एयर क्या है? सैचुरेटेड एयर है. ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ड्यू पॉइंट का? ओके. तो हमने देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे इसके अंदर. दो तो ये हो गए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है. फिर हमने उसके बाद देखा कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड एयर. फिर देन वी सो द पॉइंट ऑफ ड्यू पॉइंट. ठीक है, समझ में आ गए सारे के सारे? बस फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं. चलो, अब अपना सिंपल सिंपल बच गया. अब इसको कंप्लीट कर देते हैं. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है, इवेपोरेशन पता है तुमको? हेलो. कोई भी there is a solid, there is a liquid and there is a gas. ये होती हैं तीन: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. अब अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज द प्रोसेस? व्हाट इज द सॉलिड प्रोसेस? से लिक्विड, सब्लिमेशन. सॉलिड से लिक्विड. अरे, हीटिंग. दिल पिघल जाजर. अरे मेल्टिंग. अरे क्या कर रहे हो भाई? मेल्टिंग. हाँ, हीटिंग, मेल्टिंग.
सॉलिड टू, कई बार तो मैं ऐसा इतनी बहुत छोटी चीज पूछ दी मैंने, है ना, तो मुझे पता नहीं मैं क्या गैस बोलती। को देख रही थी, वो मैंने एरो नहीं देखा, सॉलिड टू हाँ, गैस वाला नहीं। हाँ, सॉलिड से अगर लिक्विड जाएंगे तो इट विल बी मेल्टिंग, अगर लिक्विड से वापस हम इसको करेंगे तो इट विल बी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। ठीक है। लिक्विड से गैस, वाटर से बॉइलिंग। गैसियस, कौन सा होगा? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। हम उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। गैस से वापस लिक्विड, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। गैस से वापस लिक्विड, कंडेंसेशन। वेपर रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स में, कंडेंसेशन। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट कर दिया तो इट विल बी नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अब बोलो यहां पे सब्लिमेशन। एंड गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड में कर दिया, डिपोजिशन। ठीक है। हाँ, हिंदी तो मतलब नहीं। ठीक है। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। ओके। ठीक है। अब इनको अपने दिमाग में इनको सेट रखना, ये यहाँ के एरिया का नहीं है तो इसलिए हटा दिया। अब आ जाओ दो प्रोसेस पे, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। अभी देखा था इवेपोरेशन, वी वर कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू gaseous form, and condensation was gaseous into liquid form. Okay. The amount of water vapor in the atmosphere is added or withdrawn. अगर हमने वाटर को ऐड करा, वाटर वेपर ऐड हुआ या वाटर वेपर कम हुआ, ये दोनों किस वजह से होगा? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस, कंडेंसेशन क्या कर रहा है? इवेपोरेशन वाटर वेपर को कम कर रहा है एटमॉस्फेयर से, गैसियस इनटू लिक्विड, वाटर वेपर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या कर रहा है? लिक्विड टू बढ़ा रहा गैस, वाटर वेपर को ऐड कर रहा है। है, ऐड कर तो रहा है। देखो यहां पर ये लाइन लिख भी रखी है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एडेड इज इवेपोरेशन, विड्रॉन इज कंडेंसेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। कैसे हो पा रहा है? हीट इज द मेन कोज। हम उसको हीट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी रेफर टू एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। वाटर की ड्रॉपलेट, हीट 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 हीट, इसके पास हीट आ गई। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। वेपर। दैट टेम्परेचर विल बी नोन एज व्हाट? द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Increase in temperature increases the water absorption and retention capacity of a given parcel of air. क्या ये बात हम रीड करते हुए आए थे अभी? अगर हम एयर को हीट कर देंगे या उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो उस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और उसकी रिटेंशन की कितना वो होल्ड कर सकता है, वो दोनों चीज चेंज हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली, if the moisture content is low, air has potentiality of absorbing and retaining moisture. सुन रहे मेरी बात? मैं कह रहा हूं तुमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। मैंने क्या बोला? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। क्या एयर ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा मॉइस्चर को? यस और नो? क्योंकि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, जिसका क्या कम है। मतलब था? अमाउंट विच इज प्रेजेंट कैपेसिटी कैपेसिटी से बहुत कम है। कम है। ठीक है। Movement of air replaces the saturated layer with the unsaturated layer. अगर एयर मूव करेगा, अगर विंड आ गई, यहां पर कौन सा एयर है? सेचुरेटेड एयर है, वो उसको वहां से रिमूव कर देगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? अनसेचुरेटेड एयर आ जाएगा। तो एयर के मूव करने से भी ये चीज इवेपोरेशन और ज्यादा हो जाएगी। खुद सोच के बताओ मुझे, कोई भी एक जगह को इमेजिन करो, उस जगह पर मैं कह रहा हूं तुमको 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसका क्या मीनिंग है?
सैचुरेशन, सैचुरेशन, और वेपर ऐड नहीं हो सकता। तो जिस जगह पर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वहां पर क्या वेपराइजेशन और होगा? नहीं हो पाएगा। अगर वहां पर विंड्स ब्लो करें तो वेपराइजेशन हो सकता है, देन इट इज पॉसिबल, क्योंकि विंड क्या करेगी? सैचुरेटेड एयर अनसैचुरेटेड को इसको रिप्लेस अनसैचुरेटेड लेयर करके से चेंज कर देगी। Hence, the greater the movement of air, the greater is the evaporation. इवेपोरेशन। जितना एयर ज्यादा आगे मूव करेगा उतना नया एयर आएगा, नया एयर आएगा तो नई इवेपोरेशन हो पाएगा। क्लियर हो गया? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वो गैस से वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट? कंडेंसेशन। अगर वेपराइजेशन इज बाय गेनिंग द हीट, gaining the heat, condensation is about losing that heat। वेपराइजेशन में लिक्विड ने हीट गेन करी तो वो वेपर बन गया, वेपर ने हीट रिलीज कर दी तो वो वापस से लिक्विड बन गया। ठीक है? कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट व्हेन द मोइस्ट एयर पता है ना, जिस एयर के पास वाटर वेपर है, मॉइस्चर, ठीक है, when it is cooled it may reach a level when its capacity to hold water vapor ceases। हमने अभी एक एयर देखा था, एयर का पार्सल, मैं कहता हूं उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। कितनी है? तो ये क्या बन गया? सैचुरेटेड एयर बन गया। जितने टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर दोगे उतनी क्लैरिटी मतलब तुमको आ चुकी है। सैचुरेटेड एयर है मेरे पास, क्या और इवेपोरेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इस ये जो अभी टेम्परेचर है इस एयर का, ये कौन सा टेम्परेचर है? इट इज नोन एज ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट। इट इज नोन एज ड्यू पॉइंट। सैचुरेटेड जिस टाइम पर कोई भी एयर है उस टाइम पर कितना टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर विल बी ड्यू पॉइंट। अगर मैंने इस एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या 100% रहेगी? नहीं, कम हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो और मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है। ये तो था जब मैंने इस एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। व्हाट इफ आई एम रिड्यूसिंग द टेम्परेचर? मैं टेम्परेचर को क्या कर दूंगा? रिड्यूस कर दूंगा, तो ये एयर कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगी, ये वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगा, और वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। When the moist air is cooled, it will reach a level where its capacity to hold water vapor ceases, then the excess water vapor condenses into the liquid form। जितनी वो होल्ड कर सकता उतनी तो कर लेगा वाटर वेपर, बाकी का वाटर वेपर कहां जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है? ये प्रोसेस होता है क्लाउड्स की फॉर्मेशन में। In free air, condensation results from cooling around a very small particles termed as what? Hygroscopic condensation nuclei। We talked about this hygroscopic condensation nuclei। ठीक है? मान लो एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी सॉल्ट पार्टिकल है, कोई भी इधर उधर की कोई भी सॉलिड चीज है, ठीक है, वो क्या बन जाएगी? वो न्यूक्लियस बन जाएगी। ठीक है? इसके आसपास आ जाएगा वेपर। क्या आ गया? वेपर। अब वो वेपर जब इसके साथ टच होगा तो ये कहां पर प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कैसा मिलेगा? टेम्परेचर विल बी लेस। जब ये वेपर इसको टच करेगा तो ये किस में फॉर्म हो जाएगा? लिक्विड ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाएगा। सेम चीज आप कहां पर देखते हो? यू कैन सी एट योर होम ऑल्सो। ठीक है? यू टेक अ ग्लास, उस ग्लास के अंदर रखो आइस क्यूब्स। क्या रखा? आइस क्यूब।
आसपास एयर के अंदर तुम्हें फील होनी चाहिए आज मॉइस्चर है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद इस ग्लास के बाहर यहां पर आपको लिक्विड ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। जो एयर है वो एयर किसके टच में आया? ग्लास के टच में। एयर का टेम्परेचर कम हुआ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई। एक्स्ट्रा वेपर कहां जाएगा? एक्स्ट्रा वेपर कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सेम चीज होती है किसमें? क्लाउड्स में, कि एयर है, ऊपर गया एयर, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एयर के अंदर प्रेजेंट है हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। वाटर वेपर्स इसके आसपास आके इट विल कन्वर्ट टू व्हाट? लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ये बहुत सारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपस में कनेक्ट करेंगी एंड इट विल फॉर्म व्हाट? क्लाउड्स। In free air, condensation results from cooling around of very small particles, which are termed as what? Hygroscopic condensation nuclei. Particles of dust, smoke, salt from the oceans are particularly good nuclei because they absorb water. ठीक है। इस स्टेटमेंट को असर्शन एंड रीजन के लिए याद रखना, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के लिए, ठीक है। इतना स्टेटमेंट नंबर 1। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 2 is the reason of statement number 1, ठीक है। Condensation also take place when the moist air comes in contact with some colder object, and it may also take place when the temperature is close to the dew point. Dew point पे पहुंच गया तो भी क्या होगा? ड्यू पॉइंट पे मतलब वो सेचुरेट हो गया। जरूरी नहीं आप टेम्परेचर को कम करो, ड्यू पॉइंट है, सेचुरेट हो गया। अब जितनी भी इवेपोरेशन होगी वो इवेपोरेट तो हो जाएगा, बट वो ऐड नहीं हो पाएगा, कंडेंसेशन साथ के साथ होती रहेगी, क्योंकि वो क्या है? सेचुरेटेड एयर। कंडेंसेशन देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि अगर किसी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो इट बेसिकली मीन्स कंडेंसेशन होगा उस एरिया में, क्योंकि और होल्ड मॉइस्चर नहीं कर सकता। वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? वाटर में। या फिर मैं उस एयर को कितना कूल डाउन कर देता हूं, इससे भी कंडेंसेशन पॉसिबल है। तो कंडेंसेशन दो चीजों से मेजरली पॉसिबल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से भी पॉसिबल है एंड दी टेम्परेचर के कम होने से भी पॉसिबल है, ठीक है। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कंडेंसेशन किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर। ज्यादा अगर वॉल्यूम ऑफ एयर है तो ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी, तो कम कंडेंसेशन होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर ही कम है, वॉल्यूम ऑफ एयर ही कम है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर से इंपैक्ट तो हो रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर से इंपैक्ट हो रहा है, नंबर 1। Yes, sir. सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, कंडेंसेशन कम होगी। पहले तुम सोच लो, इसी लाइन को सोच लो जाओ तो। Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ा दिया, एयर की तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर लेगा, अब कंडेंसेशन ज्यादा नहीं होगा। अपोजिट भी हो सकता है, एयर का टेम्परेचर आप कम कर दो, ठीक है, एयर का टेम्परेचर कम कर दो तो कंडेंसेशन हो जाएगा। इसलिए 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 प्लेन एरियाज, माउंटेनस एरियाज। प्लेन एरियाज पर क्लाउड्स यहां फॉर्म होंगे, यस और नो। माउंटेनस एरिया पर क्लाउड यहां फॉर्म होंगे एंड यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर। आपके यहां पर भी नीचे भी फॉर्म हो सकते हैं, प्लेन एरियाज पे आपसे काफी दूर फॉर्म होंगे। रीजन इज सिंपल,
माउंटेनस का ये एरिया भी इसका टेम्परेचर कम है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, कंडेंसेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो। आगे चलते हैं, इसमें एक दो पॉइंट्स और देखते हैं। प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर कम हो जाएगा। प्रेशर अगर इंक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर कम हो जाएगा। ठीक है, वो किस में फॉर्म हो जाएगा? लिक्विड में। एग्जाम्पल दो जो बिल्कुल तुम्हारे आसपास होता है सही सा, कुछ तो बोला। उस सुबह वाली प्रेयर की तरह होठ होठ हिलते नजर आए, आवाज नहीं आई। सिलेंडर गैस। एलपीजी सिलेंडर गैस। ठीक है, उसके अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि उसके अंदर इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म बट हाईली क्या है? प्रेशराइज्ड है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज। जैसे ही वो पाइप के थ्रू बाहर आता है उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर कम हो गया तो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो वापस वेपर की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा कंडेंसेशन। यस, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो कंडेंसेशन होगा ही होगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो कंडेंसेशन शायद ना हो। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन किससे इन्फ्लुएंस होता है? मैं इसको ना ऐसे कर देता हूं ताकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो फिर मैं ना ऐसे स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा। देखो, ये था, मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। 1 2 3 4। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस कब? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट। मैंने एक एयर लिया, मेरे सिर्फ आंसर करते जाना, मुझे ये पता चल जाएगा ऊपर जो भी पढ़ा वो आया नहीं समझ में। मैंने एक एयर लिया, ठीक है, एयर का एक पार्सल लिया, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है। कितनी है? 50% है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस क्या ये एयर सैचुरेटेड है? क्यों? क्योंकि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% ही है अभी। 50 है। अब मैं क्या करूंगा, टेम्प इस एयर पार्सल को कूल डाउन कर दूंगा एंड मैं 20 डिग्री से 10 डिग्री ले आऊंगा। अब ये एयर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर कॉम्पैक्ट हो गया, अब मैं कहता हूं इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। मैं इसके टेम्परेचर को कहां तक लेकर आ गया? ड्यू पॉइंट ड्यू तक। समझ आ गया? When the temperature of the air is reduced to dew point, क्या मैंने वेपर में कुछ चेंजेस करे? ना, मैंने सिर्फ टेम्परेचर को कम कर दिया। और ड्यू पॉइंट क्या पॉइंट था? जहां पर एयर सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, जहां पर एयर सैचुरेटेड हो जाता है। अब अगर मैं एक एयर का पार्सल ले लूं, एयर का मैंने पार्सल ले लिया और सिर्फ मैं टेम्परेचर कम कर दूं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कम कर रहा हूं, किसी और चीज में मैंने कोई चेंज नहीं लाया, तो क्या ये ड्यू पॉइंट पे रीच हो जाएगा? क्या कंडेंसेशन फिर पॉसिबल हो जाएगी? यस। कंडेंसेशन अगर मैंने इसका टेम्परेचर कम कर दिया कम कर दिया। तो ये ड्यू पॉइंट पर रीच हो जाएगा, और ड्यू पॉइंट पर रीच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सेचुरेटेड है। सैचुरेटेड। तो अगर टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, हम वॉल्यूम को उतना ही रख रहे हैं, हम वॉल्यूम को टच नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो कंडेंसेशन पॉसिबल है। सेकंड, व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, टेम्परेचर तो कम करा ही करा, वॉल्यूम भी कम कर दिया तो भी कंडेंसेशन हो जाएगी। When the moisture is added through air through evaporation, 50% है relative humidity, और दे, और दे, तो भी कंडेंसेशन
पॉसिबल हो और हो जाएगी। जाएगा। तो आप कंडेंसेशन तीनों मेथड से अचीव कर सकते हो। यू कैन अचीव इट बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, reducing the temperature and the pressure, and addition of more moisture. Through these three methods condensation takes place. ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। बात आई समझ में? मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? हवा में जाके वॉल्यूम कम करोगे एयर का, है? नहीं कर सकना। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सी है जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? इट इज डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर। जब वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करता है, जब वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करता है, नॉर्मल लैप्स रेट, ऊपर टेम्परेचर क्या है? कम है। इस एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, रीचिंग ड्यू पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स। After condensation, the water vapor or the moisture in the atmosphere takes one of the following forms. Condensation हो गया। गैसियस फॉर्म किस में कन्वर्ट होने जा रही है? वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रही है। कुछ भी फॉर्म हो सकता है, ड्यू, फ्रोस्ट, फॉग एंड द क्लाउड्स। अभी हम बार बार क्या फॉर्म कर रहे थे? हम द मोस्ट जनरल वन फॉर्म कर रहे थे, विच इज द क्लाउड्स। लेकिन कंडेंसेशन के बाद, यानी gaseous form of water vapor, gaseous form of water vapor when converted to liquid, it can take any of the following four forms. किस पे डिपेंड करेगा? It will depend Temperature. upon the temperature and the location. ठीक है। Condensation takes place when the dew point is lower than the freezing point as well as higher than the freezing. Dew point क्या था भाई? ड्यू पॉइंट यही तो था कि एयर सैचुरेटेड है। एयर क्या है? सैचुरेटेड है। अब वो जो ड्यू पॉइंट है, अब वो जो ड्यू पॉइंट है, कोई भी एग्जांपल दो मुझे। एग्जांपल, ड्यू पॉइंट मान लो 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ड्यू पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और ड्यू पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ड्यू पॉइंट तो ड्यू पॉइंट है। ड्यू पॉइंट क्या है? एयर सैचुरेटेड water किस gets टेम्परेचर पे saturated. होगा। ठीक है, ओके। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, और वो उससे कम भी हो सकता है। अब आ जाए इन चारों को एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले कंडेंसेशन हुई, वाटर वेपर कन्वर्ट हम कर रहे हैं किसमें? ड्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर वेपर को? ड्यू में। When the moisture is deposited in the form of water droplets on the cooler surfaces of the solid objects rather than nuclei in the air, एयर के अंदर हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई थे। अगर उनके आसपास कंडेंसेशन हुआ तो क्या फॉर्म हो गए थे? क्लाउड्स। लेकिन यहां पर जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स में। बट कहां कन्वर्ट हो रहा है? ऑन दी कूलर सरफेसेस। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स क्या है? कोल्ड हैं थोड़ी सी, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दे आर नॉट फॉर्मिंग इन द एयर। तो अगर सोच के देखो, शाम रात को ऐसे जमीन पर पत्थर हैं या ग्रास है, टेम्परेचर कम होगा तो पत्थर का और ग्रास का टेम्परेचर कम हो जाएगा। एयर इसके टच में आएगा और एयर जब इसके टच में आएगा तो वो यहां पर आप जब सुबह आओगे इस ग्रास में या इस पत्थर के पास तो यू विल फाइंड सम वाटर ड्रॉपलेट्स। ये क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर ड्यू। ठीक है, जब मॉइस्चर इज डिपोटेड इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स
on cooler surfaces of the solid objects such as stones, grass blades, plant leaves. They are known as dew. ठीक है, ये तो होगी ड्यू की डेफिनेशन. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट. दे विल आस्क यू दिस, व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू. तुम रात को सो गए, सुबह तुम पार्क में आए, पार्क में तुमने ग्रास पे देखा छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं. वो बूंदे क्या हैं? ड्यू। ड्यू. वो बूंदे क्या है? ड्यू. ठीक है, यानी वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हुआ है? वाटर में कन्वर्ट हुआ है. क्या कंडीशंस थी रात को? नंबर वन, फॉर्मेशन. फॉर इट्स फॉर्मेशन आज क्लियर स्काई. वाई क्लियर स्काई? अगर स्काई में क्लाउड्स हुए और यहां पर स्काई में कुछ भी नहीं है, तो जो अर्थ के अंदर से ऐसे हीट आएगी, ये उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे. टेम्परेचर वोम का वोम ही रह जाएगा रात को. अगर क्लाउड्स नहीं हुए, दीज आर क्लियर स्काई, अर्थ से निकलने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विल गो आउट इन द आउटर स्पेस. टेम्परेचर क्या हो जाएगा रात को? कोल्ड हो जाएगा. ड्यू फॉर्म करने के लिए हमको टेम्परेचर कैसा चाहिए? कम चाहिए. कब होगा कम? क्लियर स्काई में होगा. समझ में आ गई मेरी बात? आनी चाहिए भाई ये. काम एयर. हवा अगर चलती रही, अनसेचुरेटेड एयर आ जाएगा. अनसेचुरेटेड एयर आ जाएगा तो इवेपोरेशन, मतलब वो जो वाटर वेपर वो रहेगा. कंडेंसेशन कब होगा? जब एयर काम है, एयर मूव नहीं कर रहा. काम एयर. हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है. अगर किसी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही कम है, 10% है, तो क्या कंडेंसेशन होगा वहां पर? नहीं. कंडेंसेशन कब होगा? जब वो एयर सेचुरेटेड होगा. हाँ, हाई होनी चाहिए. कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, टेम्परेचर कम होना चाहिए. कोल्ड नंबर वन. लॉन्ग नाइट होनी चाहिए टू अलाउ द प्रोसेस टू हैपन. कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट. अब भाई इनको समझ आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो समझ लेना, फिर भी नहीं आए तो इलाज करवा के इनको रट लो. नहीं, 2 बार में तो आ जाने चाहिए ना समझ. क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स. ये किसकी कंडीशंस हैं? दीज आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ड्यू. For the formation of dew, it is necessary that the dew point is above the freezing point. सुबह क्या मिली तुमको? सुबह ग्रास के ब्लेड पर क्या मिली? पानी की ड्यू। पानी की ड्यू नहीं मिली, ड्रॉपलेट मिली. अच्छा, अंग्रेजी वालों, you'll find the droplets of water droplets, you'll find them, है ना? It is liquid in form. अगर ये सॉलिड होती तो टेम्परेचर वॉज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस. ओस मिलती है सुबह. वेरी गुड, नाइस. ओस ही है ड्यू. ठीक है, समझे? ड्यू के फॉर्मेशन के लिए ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे. सोच तो लो, क्यों होगा नीचे? मैं कह रहा हूं ना, मुस्कुराने में ध्यान है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट. सुबह उठे और क्या मिली? वाटर ड्रॉपलेट. अगर वाटर ड्रॉपलेट मिली तो इसका मतलब अबव फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में अभी भी. और सुबह उठ के तुमको वो फ्रोजन आइस की तरह मिली, तो इसका मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम है और वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो फ्रीज हो गई. अगर ड्यू पॉइंट अबव 0 डिग्री सेल्सियस है तो ही ड्यू फॉर्म होगी. अगर ड्यू पॉइंट तो कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, सेचुरेटेड एयर का. अगर ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से कम है
तो वो क्या लिक्विड फॉर्म में रहेगा ड्यू? नहीं ना, वो क्या बन जाएगा? सॉलिड। लेकिन अभी हमने क्या बात करी, ड्यू तो क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट। अब हो गया लर्न? ठीक है, अब इसको लर्न कर लेना। अब हमारे लिए सिंपल है, अब हमको थोड़ा सा चेंज करना है बस। Frost forms on cold surfaces when condensation takes place below freezing point. अभी जो तुमने फॉर्म करा कंडीशंस, अब की बार ड्यू पॉइंट कहां रहेगा? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब की बार वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म नहीं होंगी, अब की बार क्या फॉर्म होगी? यू विल सी फ्रोस्ट। सो द ड्यू पॉइंट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो भी लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? सॉलिड में। तो आप सुबह आओगे पार्क में एंड व्हाट यू विल फाइंड? you'll find minute ice crystals instead of water droplets. दोनों में क्या डिफरेंस है ड्यू और फ्रोस्ट में? वन इज लिक्विड, वन इज सॉलिड। एक का ड्यू पॉइंट अबव फ्रीजिंग पॉइंट है और दूसरे का ड्यू पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है। आइडियल कंडीशंस फॉर्मेशन सेम है जो ड्यू की है, एक डिफरेंस है बस, एयर का टेम्परेचर बिलो और एट 0 डिग्री सेल्सियस। बस फ्रोस्ट और ड्यू में डिफरेंस आ गया समझ में? ठीक है। देन वी हैव द फॉग एंड द मिस्ट। देन वी हैव फॉग एंड द मिस्ट। When the temperature of the air mass containing a large quantity of water vapor, इसमें तुम्हें ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, ठीक है? तो ऐसे भावुक मत हो जाना उस बात पर, ठीक है? When the temperature of the air mass, पहले तो पूरा का पूरा समझो, ये पूरा का पूरा एक एयर मास है, मतलब बहुत बड़ा एयर का मास, ठीक है? इसका कुछ टेम्परेचर है, यस, ऑफ लार्ज क्वांटिटी, एयर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इसके अंदर है, फॉल्स ऑल ऑफ अ सडन। इस पूरे एयर मास का जो टेम्परेचर है अगर वो एकदम से कम हो जाए तो क्या इसके पास इतना समय है कि ये किसी सॉलिड चीज तक पहुंचे कंडेंसेशन होने के लिए? ये हवा में ही क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, हवा में ही कंडेंसेशन हो जाएगा। द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस विद इन इट सेल्फ ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल्स, बिल्कुल माइन्यूट, नेकेड आई से भी ना दिखने वाले डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर। जब टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, उस एयर के पास कोई भी अलग से कोई स्टोन, ग्रास ब्लेड ऐसा कुछ नहीं है, तो हवा में ही माइन्यूट से डस्ट पार्टिकल्स के आसपास क्या फॉर्म हो जाएगी? कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है? और हमें क्या नजर आएगा? हमें नजर आएगी फोग। क्या नजर आएगी? फोग। तो फोग वो एयर है जिसका एकदम से टेम्परेचर एयर मास का गिर गया, एंड जो कंडेंसेशन है वो कहां हुआ? विद इन इट सेल्फ ऑन वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स। डिफरेंस समझ में आ गया? ड्यू वाले मॉइस्चर के पास टाइम था ना पूरी रात का स्टोन तक आने का, आराम से लिक्विड बनने का। फ्रोस्ट वाले के पास भी टाइम था, फोग वाले के पास टाइम नहीं था। सो द फोग इज अ क्लाउड with its base at or very near to the ground. एयर जब ग्राउंड के ज्यादा पास होगा तो वो वार्म एयर है, उसका वहीं एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम फॉग। बिकॉज ऑफ द फॉग एंड द मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम्स पुअर टू 0। विंटर नाइट, कौन सी नाइट? विंटर नाइट। अर्थ का सरफेस बिल्कुल कूल डाउन हो जाता है। जब अर्थ का सरफेस बिल्कुल कूल डाउन हो गया, वार्म एयर कहीं से आया, एकदम से इसके टच में आएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? सुबह क्या देखोगे उठ के? फोग है। आज क्या है? सुबह फोग है। फोग क्या? अब तुम्हें समझ में आ गया। फोग चाहे सुबह फॉर्म हो रही है चाहे शाम को फॉर्म हो रही है, कभी भी फोग फॉर्म हो रही हो विंटर के पीरियड्स में, इट इज बिकॉज एयर का मास एकदम से टेम्परेचर डाउन आया और कंडेंसेशन हो गया उसी एयर के अंदर ही ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल्स।
उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज फोग। fog, अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में फोग बेसिकली था तो एक एयर मास ही ना। उस एयर मास के अंदर स्मोक भी हो सकता है, जो इंडस्ट्री से स्मोक निकलती है वो भी उसका पार्ट हो सकता है। तो फोग प्लस स्मोक, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे एंड इट विल क्रिएट व्हाट? स्मोक। ठीक है। Such a condition, when fog is mixed with smoke, it is known as smoke. The only difference between mist and the fog is that mist contain more moisture than the fog. अब सुनो, जिस एयर मास का एकदम से हमने टेम्परेचर गिराया, अगर वो थोड़ा सा ड्राई है तो वो फोग बनेगा। अगर उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा है तो वो मिस्ट बनेगा। समझ में आ गया? तुमने रेनकोट पहना, तुमने कोई भी कुछ पहना, फोग और मिस्ट के अंदर से ट्रेवल कर दो, यू विल हैव योर ड्रेस मोर वेट व्हेन यू आर पासिंग थ्रू दी मिस्ट। क्लियर हो गया है? हाँ ठीक है। इन द मिस्ट ईच न्यूक्लियाई कंटेन्स अ थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर। हर न्यूक्लियाई के आसपास मॉइस्चर की जो लेयर होती है, पानी की जो लेयर होती है, वो ज्यादा होती है। मिस्ट ज्यादातर आपको कहां पर मिलेंगे? यू विल फाइंड देम ओवर द माउंटेन्स एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप मीट्स अ कोल्ड सरफेस। मिस्ट ज्यादातर कहां फॉर्म होती है? माउंटेन्स में। Fogs, they are more drier than the mist. They are prevalent where warm currents of air come in contact with the cold current. Mist form होती है जब warm air ऊपर राइज करता है and in the mountains it becomes cold. Fog ज्यादातर कहां फॉर्म होती है? जब warm air comes in contact with the cold air. जैसे उसके टच में आता है fog में कन्वर्ट हो जाता है। Fog basically are mini clouds in which condensation takes place around the nuclei provided by the dust, smoke and the salt particles. सोच के देखो, fog में हमने फाइन डस्ट पार्टिकल्स का यूज करा बनाने के लिए, क्लाउड्स भी तो ऐसे ही बन रहे थे। ठीक है, क्लाउड्स भी ऐसे ही बन रहे, तो हम फोग्स को बोल सकते हैं दे आर मिनी क्लाउड्स। गॉट इट? ठीक है। अब हमारा ये क्लाउड्स वाला है विच विल बी कवरिंग नेक्स्ट। ठीक है। अब हमारे दो तीन पोर्शन बच गया। वन इज क्लाउड, वन इज टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट रेनफॉल। बिल्कुल माइन्यूट सा है, तो विल बी एबल टू डू इट वेरी क्विकली। ठीक है। तो रिमेंबर, अभी तक यहां तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ग्रैब करें, लेट देम स्टे इन योर माइंड। ठीक है। डू नॉट गेट मिक्सड अप विद एनी वन ऑफ देम, दैट विल बी इट।